ये देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें रे जो आ रही है वो 53 डिग्री एंगल पे आ रही है। ये एक वाटर ड्रॉप है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। यहां से रे अंदर आ जा रही है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। कह रहे हैं बताइए डेविएशन कितना आया या एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कितना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये अंदर कितने एंगल पे जाएगी, तो बेटा यहां लगा देंगे स्नेल्स लॉ जो क्या कहता है म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट लेना होता है। म्यू1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2, तो 1 इंटू साइन 53 इज इक्वल टू म्यू दैट इज 4/3 इंटू साइन थीटा। यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, ये 4/5 आएगा, 4 को गुस्से में आके काट देंगे, साइन थीटा आ जाएगा बच्चों 3/5। साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 3/5, है ना, दैट इज ये आ गया 37 डिग्री। अब ये 37 है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा एंड हेंस ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। और अगर 53 पे आई थी 37 पे अंदर गई, तो 37 पे आएगी तो बाहर तो 53 पे ही जाएगी। अब बेटा यहां डेविएशन की बात आती है। बेटा ये अगर एंगल 53 है तो ये भी 53 होगा, ये 37 है, तो यहां डेविएशन कितना आएगा 53 माइनस 37 दैट इज 16, है ना। अब ये 37 है, 37 100 ये कितना हो गया 74, 180 माइनस 74, यहां जो डेविएशन आएगा वो 106 आएगा, 16 यहां आया। सिमिलरली ये 37, ये 53, ये 37 है तो ये 37 रहेगा, ये 53, फिर से यहां 16 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा। तो टोटल डेविएशन प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 16 प्लस 106 प्लस 16 दैट इज 32 प्लस 106 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 32 प्लस 106 138। बहुत सिंपल है बेटा, देखो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ 53 डिग्री पे रे अंदर आ रही, 53 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 37, तो डेविएशन कितना आया बेटा, अगर ये 53 है तो ये भी 53 हो गया, ये 37 है तो ये हो गया 53 माइनस 37। अगर आप 53 माइनस 37 ओरली नहीं कर पा रहे तो 53 लाइनें खींच लीजिए और फिर 37 काट लीजिएगा, देख लीजिएगा बची हुई लाइनें 16 ही आएंगी, ठीक है। तो आइए बेटा ये आ गया 16 डेविएशन यहाँ पे। अब ये 37 है तो ये भी 37 होगा, क्योंकि बेटा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये बराबर हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 37 तो ये भी 37। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 37, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 74 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 106 बचेगा। बेटा 37 पे 53 पे आई थी, 37 पे अंदर, 37 पे आएगी तो 53 पे बाहर, है ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बेटा मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर यहां डेविएशन 16 आया था तो बेटा यहां पर भी वही डेविएशन आने वाला है। ये 37 है तो ये 37 है, ये 53 पे लाइट बाहर जा रही है, ये 37, ये 53, तो डेविएशन फिर से 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 106 प्लस 16, तो टोटल डेविएशन क्या आ जाएगा 138, है ना। 17th ऐसा ही क्वेश्चन वैसे मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में भी आने वाला है, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा और डेविएशन के बारे में चर्चा होगी। आइए देखिए, तो इसको पहले तो मिटोया जाए शानदार तरीके से। ये आप देखिए रिन सफेदी आ नहीं रही आराम से। चलिए आइए देखिए प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 17, ये एंगल आई बेटा इंसिडेंस हो रहा है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, है ना, और ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, नीचे √5/2 है। आपसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्रैक्टेड रे। प्यारे बच्चों मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं, 2 बड़ा होगा या √5/2 बड़ा होगा, डेफिनेटली 2 बड़ा होगा, है ना। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, ये जो हो गया, ये जो tan आई है बेटा, ये माइनस आई कैप माइनस 2j कैप के अलोंग जा रही है, ये 1 होगा और ये 2 होगा, tan आई हो गया 1/2, साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन आई आ जाएगा 1/√5। बेटा अगर ये 1 ये 2 तो ये √5, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5। अब μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2, μ1 साइन थीटा 1, अबे ये √5 है, ये कभी कभी ना मिस्टेक कर देता है हाथ, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 2/√5 है और नीचे आ गया प्यारे बच्चों √5/2 इंटू साइन आर प्यारे बच्चों, साइन आर निकालना है और ये 4/5 बन गया। इसका मतलब आर तो 53 डिग्री आ गया। साइन आर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं दिख रहा है साइन आर 4/5 बनता हुआ तो हल्के हल्के मल्टीप्लाई करिए, 2 2s are 4, √5 5, है ना। अब प्यारे बच्चों साइन आर आ गया है 4/5, अगर साइन आर 4/5 है दैट इज ये 53 डिग्री एंगल है प्यारे बच्चों,
एंगल ज्यादा ही आना चाहिए था क्योंकि नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। तो बेटा अगर यूनिट वेक्टर बताना है तो 1 लेंथ का वेक्टर 1 cos 53 3/5, 1 sin 53 4/5, तो -4/5 i कैप -3/5 j कैप। तो रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर बताना है तो क्या हो जाएगा बेटा -4/5 i कैप -3/5 j कैप। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। आपको सोचना क्या था, आपको सोचना बस यही था, इंक डाल देगा। आपको सोचना क्या था प्यारे बच्चों, आपको सोचना बस यही था कि μ1 sin थीटा 1 = μ2 sin थीटा 2, और बहुत इजीली सॉल्व कर लेना था, है ना। ऊपर जो इंसिडेंट रे गिवन थी उससे आपको साइन आई निकालना था, फिर μ1 sin थीटा 1 = μ2 sin थीटा से आपको r निकालना था, फिर 1 cos r और 1 sin r यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। यहां पर बेटा जो फिश है वो नीचे आ रही है, मछली देख रही है, और मछली को वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, क्या ही फर्क पड़ता है क्या दिखाई देगी, देख भी लेगी तो बता तो पाएगी नहीं, लेकिन फिर भी क्या दिखाई देगी अगर आपसे पूछा गया है। तो चलिए आइए बताते हैं प्यारे बच्चों, एक बार शानदार से तरीके से फिर से आपको रिन सफेदी दिखाई जाएगी। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जब प्लेन रिफ्रैक्टरी सरफेस होता ना बेटा, कभी ना कभी जीवन में आप जरूर नहाए होंगे, है ना। और आपने देखा होगा जो बकेट का जो बेटा बेस होता है ना वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि रे ना बेटा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, आपको लगता है चीज ऊपर है। तो बेटा ऑब्जेक्ट इमेज बेटा जब पास बनती ना तो इमेज का हाइट होती है HO/μ, ठीक है। और जब जैसे यहां पर है, अगर आप पानी के अंदर आप ऊपर किसी चीज को देख रहे हो तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, आपको लगेगा दूर से आ रही है, आपको क्या लगेगा प्यारे बच्चों, दूर से आ रही है। और जब दूर आती है ना, मैं डिराइव नहीं करूंगा लेकिन HI = HO/μ। इससे प्लेन रिफ्रैक्टरी सरफेस के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो पास तो h/μ, दूर तो μh, पास तो h/μ, दूर तो μh, वेयर μ इज μd/μr, वेयर μ इज μd/μr। अरे बोलो भाई साथ में, μ इज μd/μr, पास तो h/μ, दूर तो μh, पास तो h/μ, दूर तो μh, ठीक है बेटा, छाप लेंगे खटाक से। अब बेटा यहां दूर बन रही तो dhi/dt क्या देगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। फिर से मैं बोलूंगा ये वेलोसिटी ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस बोलना चाहिए। हालांकि यहां सरफेस कहीं मूव नहीं कर रहा है, पर अगर मान लो कोई कह देता टैंक में मछली है और टैंक में छेद को किसी ने खोल दिया, टैंक में वाटर का लेवल नीचे आ रहा है, तो dhi/dt फिर खाली इमेज के चलने के कारण से चेंज नहीं होगा, dhi/dt इस वजह से भी चेंज होगा क्योंकि सरफेस मूव कर रहा है। dHO/dt आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इनटू म्यू। हालांकि यहां पे सरफेस रेस्ट पे है, यहां पे प्यारे बच्चों सरफेस रेस्ट पे है। अभी थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे तो मैं एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर दूंगा, वहां पर मैं इस पे क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब थोड़ा सा ना मिक्सिंग हो जाएगी, थोड़े से क्वेश्चंस अभी हमारे रम जाएं प्लेन रिफ्रैक्टरी सरफेस पे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस पे, फिर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। और मेरे बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू म्यू, ये 6 है, म्यू 4/3 है। शायद क्वेश्चन में गिवन नहीं है पर देना चाहिए था, तो बेटा खाली 4/3 से मल्टीप्लाई करना है 6 को, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 4 2 8 आ जाएगा आंसर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों, 8। तो बेटा HI HO/μ, जब पास तो h/μ, जब पास तो h/μ, दूर तो μh, पास तो h/μ, दूर तो μh, पास तो h/μ, दूर तो μh, पास तो VI = VO/μ, दूर तो VI = VO * μ। पर VI VO है या VIS और VOS होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज है या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, बेटा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज इन द सिचुएशन शोन। बेटा एक μ2 वाला मीडियम है, एक μ1 वाला मीडियम है, ऊपर वाला जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है ना। H2 + H1 पे, ऊपर के सरफेस से H2 + H1 पे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या दिखाई देगी, कहां कितनी दूर दिखाई देगी, पोजीशन बतानी है। आइए बच्चों देखते हैं, बहुत ही सिंपल है।
लेकिन इसके लिए जस्ट आपको एक फिगर दिखा देते हैं पहले, जिसको मैं फाइनली डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ये H2 और ये H1, H2 प्लस H1 पे ऑब्जेक्ट है बेटा। यहां मैंने dx एयर गैप दिखा रखा है, एक्चुअली कोई एयर गैप नहीं है, पर अगर एयर गैप मान भी ले रे डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा एंड हेंस पोजीशन ऑफ इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं पहले नीचे वाले पोर्शन को। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है, पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा, रे नॉर्मल से अवे जाएगी, क्योंकि यहां dx का एयर गैप मान लिया है। तो जब अवे जाएगी तो इमेज कहां बनेगी बेटा? पास में बनेगी। पास मतलब h बाई म्यू। बेटा जीवन में कभी भी आज तक अगर नहाए हैं तो आपने जरूर देखा होगा, जो बकेट का बेस होता है बेटा वो ऊपर दिखाई देता है ना। तो बेटा h1 बाय म्यू1 पे पास में दिखाई देगी, h1 बाय म्यू1 पे। अब ये जो इमेज बनी है जिसका नाम है I1 व्हाइट इमेज, है ना, अब ये बेटा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी इस सरफेस के लिए, और अब रे म्यू2 मीडियम में जा रही है, नॉर्मल की तरफ जाएगी तो इमेज दूर बन जाएगी। दूर का मतलब इंटू म्यू2, दैट इज h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2। ये कहना चाह रहा हूं बेटा, पहले बनी h1 बाय म्यू1 पे, फिर इंटू म्यू2, तो h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2 पे। अब ये जो इमेज बनी है, ध्यान से सोचिए बेटा, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, और अगर ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया? h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2 प्लस h2, क्योंकि बेटा यहां से डिस्टेंस आया ना h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2। फिर अगर ये h2 और है तो क्या हो जाएगा? h2 प्लस h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2। अब ये जो इमेज है बेटा, अब जो फाइनल इमेज जो रेज जाएंगी यहां से, वो नॉर्मल से अवे जाएंगी, वो नॉर्मल से अवे निकलेंगी, और अगर वो नॉर्मल से अवे निकलेगी तो फाइनल इमेज कहां बन जाएगी? पास में। पास का मतलब अपॉन म्यू2, तो अपॉन म्यू2 करोगे तो ये कट जाएगा, h2 बाय म्यू2 प्लस h1 बाय म्यू1 विल बी दी आंसर। आई होप समझ में आ रहा है बेटा। पहली इमेज कहां बनेगी? पास में h1 बाय म्यू1, दूसरी कहां बनेगी? इनटू म्यू2 पे दूर बनेगी, लेकिन ये तो यहां से डिस्टेंस है, तो टॉप सरफेस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? प्लस h2 कर देंगे इसी में, तो ये आ गया h2 प्लस h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2, है ना। अब इमेज फाइनली कहां बनने वाली है? पास में, तो अपॉन म्यू2, तो h1 बाय म्यू1 प्लस h2 बाय म्यू2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देखें, आपको हम पक्का समझा पाएंगे। थैंक यू। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहे हैं एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर का 4/3 है, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, इनकी अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस कितना आएगा? प्यारे बच्चों देखो, मैंने अभी आपको बता दिया, पास होता है तो h बाय म्यू, दूर होता है तो म्यू h। तो बेटा देखो ये जो है, जैसे मैंने आपके सामने एक कंडीशन ली है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो दो मीडियम हो, ये म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम और ये म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, तो इमेज कहां बनेगी फाइनली, है ना। तो बेटा बस उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। वैसे तो बनती h1 बाय म्यू1 प्लस h2 बाय म्यू2 पे, अगर ऊपर एयर हो। तो एक बार बेटा मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया। म्यू1 म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बीच में dx का एयर गैप ले लिया। बीच में dx का क्या ले लिया प्यारे बच्चों? एयर गैप ले लिया। अब बेटा देखो ये ऑब्जेक्ट है, कोशिश करिए मेरी बात समझने की। ये जो पहली इमेज बनेगी, अब dx का एयर गैप लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रे डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। म्यू1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू1, मतलब म्यू1 साइन थीटा 1 इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2। तो अगर एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा dx से, तो रे डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं, म्यू1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2। अब डायरेक्टली म्यू1 से म्यू2 में जाए या बीच में एयर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है बच्चों? मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं। अब देखो बेटा, पहला एयर और वाटर आया, मतलब ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये म्यू1, तो पहली इमेज क्या बनेगी बेटा? पास में, क्योंकि बेटा रेयर मीडियम में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी h1 बाय म्यू1 पे। तो पहली इमेज जो I1 जो बनेगी बेटा, वो h1 बाय म्यू1 पे बनेगी। अब बेटा उसके बाद जा रही है डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, और कहां इमेज बन जाएगी? इनटू म्यू2, है ना। ये जो इमेज बन जाएगी दूसरी इमेज, वो बन जाएगी इनटू म्यू2 पे। तो ये कहां बन जाएगी प्यारे बच्चों? ये बन जाएगी h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2। अब ये तो यहां से डिस्टेंस है ना। अब ये जो इमेज बनी बेटा देखो, पहली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, फिर इमेज बनी। अब ये जो इमेज है ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट और बन जाएगी फाइनल इमेज। अब इसका यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? याली इमेज का h1 बाय म्यू1 इंटू म्यू2 प्लस h2 ये चीज है ना। अब बेटा कहां इमेज बन रही है? पास में। पास मतलब अपॉन म्यू2, तो अपॉन म्यू2 करूंगा तो क्या होगा? म्यू2 कट जाएगा, और h1 बाय म्यू1 प्लस h2 बाय म्यू2, ये फाइनली इमेज की पोजीशन आ जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं।
हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज जो आएगी बेटा, जैसे h बाय म्यू आती है, अगर दो मीडियम होंगे तो h1 बाय म्यू वन प्लस h2 बाय म्यू टू आएगी। मैं एक बार आपको समझाने की और कोशिश कर लेता हूं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो ये h1 है, ये चीज अगर मान लो h1 है, तो यहां से जो इमेज बनेगी डेफिनेट है कि वो पास में बनेगी। मैंने जान के ज्यादा पास दिखा दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ताकि थोड़ा सा स्पेस कम से कम यूज हो। ये h1 बाय म्यू वन हो गया। अब ये आ गया मान लो दूसरा मीडियम म्यू टू वाला, मैंने dx का एयर गैप माना था, ये मैंने किया है। अब क्या होगा बेटा, रे जो है, रे अब नॉर्मल की तरफ जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ जाएगी और इमेज बन जाएगी इनटू म्यू टू पे, दैट इज h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू। बेटा क्योंकि बेटा पहले एयर में गई थी तो दूर गई, पास में बनी इमेज h1 बाय म्यू वन पे, अब दूर जाएगी तो इंटू म्यू टू पे, ठीक है। अब बेटा ये जो इमेज है ये तो इस सरफेस से है, हमको तो यहां से बताना है कितनी दूरी पे आएगी। प्यारे बच्चों मैं बेटा आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये h2 पे है, अब फाइनल इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज बेटा ये फिर से रेयरर मीडियम में जाएगा, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी और फाइनल इमेज बेटा मान लो यहां बन गई। तो ये जहां पर भी बनेगी फाइनल इमेज, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पहली इमेज बनी h1 बाय म्यू वन पे, ये ग्रेविटी के कारण पेन गिर जाते हैं, बड़ी गलत बात है। तो h1 बाय म्यू वन पे पहली इमेज बनी, दूसरी बनेगी इंटू म्यू टू पे। अब जो ये जो इमेज बनी है, दूसरी जो इमेज है, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा एक ही कलर का मार्कर ले रहा हूं, आप मेरी बात फील करने की कोशिश करिएगा। h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू प्लस h2 इंटू, अब पास में बन रही अपॉन म्यू टू आ जाएगा। तो बेटा अब ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट है फाइनल सरफेस के लिए, और इसका डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा, h2 प्लस h1 म्यू टू बाय म्यू वन, और फाइनल इमेज क्या आ जाएगी अपॉन म्यू टू, तो h2 बाय म्यू टू प्लस h1 बाय म्यू वन। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा। अगर मान लो ऊपर एयर के बदले कोई और होता, कोई कहते पॉल्यूशन के कारण कुछ म्यू नॉट आ गया, तो बेटा इंटू म्यू नॉट एक और हो जाता फिर, है ना, क्योंकि फिर क्या होता, अगर फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और इनटू म्यू नॉट, हम dx का एयर गैप एक और इंक्लूड कर लेते। तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर बेटा दो मीडियम है, ये देखिए कोशिश करी है समझाने की, h1 बाय म्यू वन पे पहली इमेज, अब ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, पहले म्यू वन और एयर वाला इंटरफेस, फिर एयर और म्यू टू वाला इंटरफेस, फिर म्यू टू और एयर वाला इंटरफेस। बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, h1 बाय म्यू वन पे पहली इमेज इंटू म्यू टू पे दूसरी इमेज। अब h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू पे ये जो इमेज बनी है, यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस h2। अब बेटा फाइनली पास में बननी है, पास मतलब अपॉन म्यू टू करूंगा तो बन जाएगा h1 बाय म्यू वन प्लस h2 बाय म्यू टू। अगर ऊपर 1 के बदले म्यू नॉट होता तो इंटू म्यू नॉट एक और आ जाता। मतलब आप कह सकते हैं h1 बाय म्यू वन प्लस h2 बाय म्यू टू, वेयर म्यू वन एंड म्यू टू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी ऊपर वाला मीडियम, है ना। तो बेटा h1 बाय म्यू वन प्लस h2 बाय म्यू टू। तो बेटा इसके लिए देखिए, इसके लिए यहां पे 1.5 है और यहां पे 4/3, पर इसके लिए यहां पर भी 4/3, यहां पर भी 4/3, तो h2 बाय म्यू टू दोनों के लिए सेम आएगा। तो अपरेंट डेप्थ का डिस्टेंस देखना है तो h1 बाय म्यू वन और h1 बाय म्यू वन का डिफरेंस ही देखना है। और यहां पर क्या है 36 अपॉन 3/2, ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा 12 2 जा 24, ये आएगा 24। और यहां पर बेटा 36 अपॉन 4/3 कितना आएगा, 36 अपॉन 4/3 कितना आएगा, 9 3 जा 27। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3, और वही डिफरेंस होगा क्योंकि h2 बाय म्यू टू दोनों के लिए सेम है। ये a पॉइंट और b पॉइंट की अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस बताना है। a पॉइंट बेटा प्यारे बच्चों, a पॉइंट और b पॉइंट की अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस बताना है। a पॉइंट और b पॉइंट की अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस बताना है। h1 बाय म्यू वन में ही चेंज है, ऊपर वाले मीडियम दोनों के लिए सेम है, तो h2 बाय म्यू टू दोनों में सेम आएगा। डिफरेंस लेने के लिए खाली h1 बाय म्यू वन का ही डिफरेंस लेना है। तो h1 बाय म्यू वन की वैल्यू एक के लिए निकाली, दूसरे के लिए निकाली, डिफरेंस लिया 27 माइनस 24 3 mm, आंसर आया। बहुत शानदार। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। आइए थोड़ी जगह बनाई जाए, बना दी जगह। बहुत शानदार तरीके से मिटोते हुए आगे बढ़ते हुए, बहुत शानदार। और ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हुए, और क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ मिटो डाला। आइए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कह रहे हैं इमेज कहाँ बनेगी,
ऑप्शन दे रखे हैं T1 माइनस 1 बाई म्यू अवे, T1 माइनस 1 बाई म्यू नियरर, T1 प्लस 1 बाई म्यू नियरर, T1 प्लस 1 बाई म्यू अवे। शिफ्ट आती है T1 माइनस 1 बाई म्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो बेटा वैसे भी सोच सकते हो, पहले डेंसर मीडियम में रे जा रही है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बाद में फिर वही मीडियम में आ रही, फिर से पैरेलल जाएगी ऐसे, तो दूर ही बनेगी इमेज। तो अवे वाला आंसर आएगा। और कौन सा? T1 माइनस 1 बाई म्यू। अगर चाहते हो प्रूव कर दूं, अभी पढ़ के ही हटे हो, वैसे ये तो बहुत सिंपल है। चलिए पहले रियल ऑब्जेक्ट के लिए याद दिला देता हूं आपको। रियल ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ पे, बहुत ही शानदार खूबसूरत ऑब्जेक्ट है। देखिए आप इसकी तारीफ कर सकते हैं थोड़ी देर, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्ट है। ये रे चली, अब पहली इमेज ये अगर मान लो एच पे है तो पहली इमेज बनेगी दूर, म्यू एच पे। कहां बनेगी प्यारे बच्चों? म्यू एच पे। अब म्यू एच पे बनी इमेज तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? म्यू एच प्लस टी। अब फिर कहां बनेगी बेटा? पास। पास तो अपॉन म्यू, तो एच म्यू एच प्लस टी अपॉन म्यू क्या हो जाएगा? पास तो एच बाय म्यू, दूर तो म्यू एच। तो एच प्लस टी बाई म्यू पे इमेज है, ऑब्जेक्ट कहां पे? एच प्लस टी पे, टी स्लैब की थिकनेस है। तो बेटा एच प्लस टी माइनस एच प्लस टी बाई म्यू जो शिफ्ट आई वो कितनी आ गई? T1 माइनस 1 बाई म्यू। बेटा वर्चुअल हो या रियल हो यही शिफ्ट आती है, पर अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल है। पहली जो इमेज बनेगी वो दूर बनेगी, तो म्यू एच, यहां से डिस्टेंस हो गया म्यू एच प्लस टी। ये जो पहली इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, तो म्यू एच प्लस टी बाई म्यू दैट इज एच प्लस टी बाई म्यू पे इमेज बन गई। एच प्लस टी पे ऑब्जेक्ट है तो एच प्लस टी माइनस एच प्लस टी बाई म्यू आ गया T1 माइनस 1 बाई म्यू। ये आ गई शिफ्ट, ये आ गई शिफ्ट। काफी मक्खन सा है यार ये तो। चलिए बढ़ा जाए इसी बात पे आगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को लगता है आपको खुद ट्राई करना चाहिए। वैसे तो आप ऐसा करें, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करें, है ना, और हम फिर बताते हैं आपको, फिर चेक कर लीजिएगा, हम तो बता ही रहे। ये बेटा देखो, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनने वाली थी, दगड़ दगड़ दगड़, थोड़ा दूसरे, अब ये इसको हम बोलते हैं बेटा अतिक्रमण, दूसरे की टेरिटरी में जा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, वो भी अपना ये फिजिक्स है। तो अगर मान लो ये इसको एच कह देते हैं, ठीक है। अब इमेज कहां बनेगी बेटा? दूर, क्योंकि टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, मतलब कहां पे? म्यू एच पे, ये म्यू एच पे, ठीक है। ये पहली इमेज है। अब ये जो पहली इमेज है ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। ओ सॉरी, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? म्यू एच माइनस टी। तो अब ये जो फाइनल इमेज बन जाएगी वो कहां बन जाएगी? अब बेटा फिर से एयर में जा रहा है, उसी के पैरेलल निकल जाएगा, तो अपॉन म्यू एच माइनस टी बाई म्यू। म्यू एच माइनस टी अपॉन म्यू करूंगा तो एच माइनस टी बाई म्यू आ जाएगा, है ना। और ऑब्जेक्ट कहां था? ये एच, ये टी, तो ये एच माइनस टी था। अब इन दोनों में डिफरेंस लेना है, एच माइनस टी बाई म्यू माइनस एच माइनस टी, क्या आएगा बेटा? एच माइनस टी बाई म्यू माइनस एच माइनस टी। गुस्से में आके एच को काटो, माइनस माइनस प्लस T1 माइनस 1 बाई म्यू। बहुत शानदार, अरे वही आ गया भाई, अरे आना ही पड़ेगा। तो T1 माइनस 1 बाई म्यू कितना आ गया बेटा? T1 माइनस 1 बाई म्यू। ये होगा 20 क्वेश्चन आपके साथ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार मिटो दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छी बात है, मतलब इमेज उसी पे ही बनेगी, इमेज उसी पे ही बनेगी। अब हमने क्या कर दिया? पानी भर दिया, ठीक है। अब कह रहे अब कहां इमेज बनेगी? अब बेटा ये जो रे आएगी ऑब्जेक्ट से, पहली इमेज बनेगी दूर म्यू एच पे, दैट इज ये 2f पे, तो 2f से इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट होगी, तो इमेज कहां बनेगी बेटा इसकी? इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा? 2f से इंफिनिटी में। बेटा जो पहली इमेज बनेगी वो दूर बनेगी ना, म्यू एच पे, म्यू आर पे बन जाएगी बेसिकली। ये आर डिस्टेंस पे तो म्यू आर पे बन जाएगी, दैट इज आर से दूर, 2f से दूर। तो इमेज फाइनल अब इससे कहां बनेगी? f से 2f में। अब ये क्या करेगा? अब ये रेयर मीडियम में जा रही है और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये पक्का है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में ही बनेगी कहीं। फिर बोल रहा हूं, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ऑब्जेक्ट, मतलब है तो अभी भी वहीं पे ही, पानी भर दिया। अब जो रे आएगी
वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और इमेज बन जाएगी दूर म्यू एच पे। आप समझ पा रहे हैं आई होप, दूर बन जाएगी म्यू एच पे। फिर अब 2f से इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज बनेगी f से 2f में। अब ये और नॉर्मल से अब ये बेंड कर देगा तो बन जाएगी और पास में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में ही कहीं पे बनेगी रियल इमेज। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे फाइनल इमेज क्या होगी, रियल एंड लोकेटेड एट अ पॉइंट बिटवीन सी एंड ओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों देखते हैं टीआईआर के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यहां पर बेटा क्वेश्चन क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ये आगे एक स्लैब है जिसका 6/5 है। कह रहे हैं क्या थीटा हो ताकि ये रे क्रॉस ना करे इसको। ये नॉर्मली इंसिडेंट रे है दिखा रखी है, तो ये क्या थीटा हो ताकि इसको क्रॉस ना कर पाए। तो बेटा क्या होगा सोचने का तरीका प्यारे बच्चों, मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो बस 90 माइनस थीटा जो है, अब अगर क्रॉस करने की बात है तो बेटा क्रॉस तो तभी करेगा जब थीटा सी या उससे छोटा एंगल हो, क्योंकि थीटा सी भी होगा तो भी दूसरे मीडियम में तो लाइट पहुंच ही गई, तो नहीं क्रॉस करे। इसका मतलब 90 माइनस थीटा जो होना चाहिए, सॉरी जो 90 माइनस थीटा जो होना चाहिए बेटा, ये जो एंगल आ रहा है नहीं क्रॉस करे तो ये ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। इक्वल टू थीटा सी पे भी लाइट तो दूसरे मीडियम में चली ही गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भले 90 डिग्री है पर दूसरे मीडियम में चली गई, फेस को क्रॉस कर लिया प्रिज्म के। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन थीटा सी आ जाएगा, और यहां से कंडीशन क्या बन जाएगी, यहां से कंडीशन बन जाएगी साइन ले लीजिए दोनों तरफ या कॉस ले लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाह रहे हैं। तो बेटा साइन लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी, है ना। अब साइन थीटा सी क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा सी होता है म्यू आर बाय म्यू डी या 1/μ, वेयर म्यू इज म्यू डी बाय म्यू आर, दैट इज 6/5 अपॉन 3/2, 6/5 अपॉन 3/2। तो ये 3 2 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है 4/5। दैट इज कॉस थीटा हम चाहते हैं 4/5 से बड़ा हो। और बेटा कॉस थीटा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस थीटा बेटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस थीटा की वैल्यू तो घटती है हम जानते हैं। तो बेटा मैं जानता हूं कि जहां पर भी 4/5 आ रहा है, अगर मेरे को कॉस थीटा उससे बड़ा चाहिए तो थीटा उससे कम चाहिए, और ये कॉस थीटा 4/5 होता है 37 पे, तो थीटा लेस देन 37 डिग्री चाहिए होगा, थीटा लेस देन 37 डिग्री चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा बस क्रॉस ना करे तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, एंड दैट्स ऑल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, 4 मीटर की डेप्थ पे बेटा एक बल्ब पड़ा हुआ है, और कह रहे हैं उससे कोई भी लाइट बाहर ना आए, कोई भी लाइट बाहर ना आए। म्यू दे रखा है 5/3, इस क्वेश्चन के लिए म्यू दे रखा है 5/3। कह रहे हैं बताओ कितने डायमीटर की डिस्क रख दें, क्योंकि बेटा जो लाइट बाहर आने वाली है वो एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से आने वाली है। जब थीटा सी आ जाएगा तो 90 पे निकलेगी, जब थीटा सी आ जाएगा तो 90 पे निकलेगी, है ना। तो बेटा यहां पर बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि ये एक अगर आप डिस्क रख दो जो थीटा सी एंगल तक पूरी कवर कर रही हो, तो बेटा कोई भी लाइट बाहर नहीं आ पाएगी, यहीं से तो बाहर आनी है, क्योंकि थीटा सी के बाद जहां पे एंगल होगा वहां से तो बाहर आ ही नहीं सकती, वहां से तो बाहर आ ही नहीं सकती। तो कितने डायमीटर की प्लेट रखनी पड़ेगी बच्चों, मैं बस आपको यही कह सकता हूं कितने डायमीटर की प्लेट रखनी पड़ेगी। यहां से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा सी जो आएगा इस केस में, जो कि 1/μ है, 1/5/3 दैट इज 3/5 बन जाएगा। तो ये आ गया 37 डिग्री। अब बेटा 37 डिग्री आ गया तो टेन थीटा सी जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, R/H। बेटा ये थीटा सी तो ये भी थीटा सी, टेन थीटा सी हो जाएगा R/H, ठीक है। और टेन थीटा सी क्या हो जाएगा, 1037 3/4 R/H, H कितना है 4, 4 कट गया तो रेडियस आ गया 3। तो कितने डायमीटर की डिस्क चाहिए, रेडियस 3 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। कितना हो जाएगा 6। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बच्चों, इसमें कह रहे हैं म्यू जो दे रखा है वो 4/3 है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके साथ कर चुका हूं पहले,
ऐसा ही नहीं, एग्जैक्टली सेम। शायद ये IIT 2010 का क्वेश्चन है, पूछ रहे कितनी परसेंटेज ऑफ लाइट बाहर आएगी। मैंने तब भी आपको यही बताया था, और ये क्लास का भी क्वेश्चन होता है, ये बड़ा कन्वेंशनल है, ये हर एक बुक में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। और यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, जो देखो बेटा थीटा सी जहां पे एंगल बनेगा, अभी पिछले क्वेश्चन में ही समझाया, वहां से ही मैक्सिमम लाइट बाहर निकल सकती है। तो एक डिस्क बन जाती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस होता है। आप सोचिए, मान लीजिए, मैंने आपको तब भी बताया था, एक कंडीशन आप एज्यूम करिए, सोचिए कि अगर यहाँ पे एक स्फीयर होता, कोई पानी वानी ना होता, तो बेटा इस स्फीयर के इस पोर्शन पे जो लाइट आनी, ध्यान से देखिए, वो इस डिस्क से होके ही आनी, रिफ्रैक्ट करके। मैं अगर पानी ना होता तो मैं ये कह सकता हूं जितनी इस पोर्शन पे लाइट इंसिडेंट होनी है, जितनी इस ऊपर वाले पोर्शन पे लाइट इंसिडेंट होनी है, वही लाइट बाहर निकलनी है। जितनी इस पोर्शन पे लाइट इंसिडेंट होनी है बेटा, ऊपर वाले पोर्शन पे वही लाइट बाहर निकलनी है। प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कह सकता हूं कि P जो पावर है बेटा, वो 4πr² एरिया में वो एनर्जी जा रही है। जो P एनर्जी है वो 4πr² एरिया में जा रही है, तो 1 एरिया में कितनी आ रही है? P/4πr²। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो P एनर्जी है वो 4πr² में जाने वाली है, तो 1 एरिया में ये आने वाली है। तो इसमें कितनी आएगी बेटा? इसमें आएगी 2πr² 1 - cos थीटा। इस पोर्शन में क्या एनर्जी आएगी? 2πr² 1 - cos थीटा सी। क्योंकि जो एरिया होता है बेटा, अगर थीटा तक का अगर मैं कट लेके काट दूं, और जो ऊपर जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो गोले का, वो आएगा 2πr² 1 - cos थीटा। तो 2πr² 1 - cos थीटा आएगा एरिया। ये जो आएगा बेटा, ये 2πr² 1 - cos थीटा, ये एरिया आएगा। P पावर है, 1 एरिया में 1 सेकंड में जो एनर्जी आएगी वो P/4πr²। क्योंकि P एनर्जी जो है बेटा, ये जो P एनर्जी है ना, ये फॉल करेगी 4πr² एरिया पे। 1 एरिया पे इतनी आएगी, तो 2πr² 1 - cos थीटा सी पे ये एनर्जी आने वाली है, यही बाहर निकलने वाली है P में से। तो 1 में से कितनी बाहर निकलेगी? अपॉन P। 100 में से कितनी निकलेगी? इंटू 100। ये हो गई परसेंटेज ऑफ लाइट कमिंग आउट। क्यों? क्योंकि P टोटल एनर्जी है जो 4πr² एरिया पे फॉल करी है, तो 2πr² 1 - cos थीटा सी पे जो फॉल करेगी वो कितनी हो जाएगी? इंटू 2πr² 1 - cos थीटा सी। तो बेटा इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है P में से, तो 1 में से कितनी निकलेगी? अपॉन P। जो बाहर निकल रही है अपॉन टोटल एनर्जी इंटू 100। परसेंटेज ऑफ लाइट कमिंग आउट कितना हो जाएगा बेटा? ये P को काटो, 2 हो गया 50, 1 - cos थीटा सी। तो 50 से तो कम ही आंसर आएगा, और चारों ऑप्शन 50 से कम है। जब IIT में आया था तो ऑप्शन थे 17, 21, 25 एंड 50। 17, 21, 35 एंड 50 है जब IIT में आया था। तो 1 - cos थीटा सी, और cos थीटा सी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? cos थीटा सी हो जाएगा, cos थीटा सी क्या आ जाएगा बेटा? sin थीटा सी हो जाएगा 3/4। 1/μ 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा सी √1 - sin² थीटा सी, तो √1 - 9/16, तो ये क्या बन जाएगा? √7/16, है ना। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन आइए फटाफट से कर लेते हैं। कैलकुलेशन इसकी सिंपल ही बनेगी, कोई खास मुश्किल नहीं बनेगी। 50 1 - √7/4। अब बच्चों मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूं, देखो √7 की वैल्यू आपको भी मालूम नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं है, पर जैसे मैं सोचूंगा वैसे आप भी सोच सकते हैं। बेटा 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, और 2.6 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? 676 होता है, 5.76 आएगा। और 2.7 का जो स्क्वायर आएगा वो 53 और बड़ा आएगा। 576 से 53 और बड़ा मतलब 7.29। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, 2.6 से आगे आएगा और 2.7 से पीछे आएगा, है ना। ऑप्शन इतने नजदीक है नहीं कि आपको इतनी हाई तौबा करने की जरूरत है। आप 2.65 लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2.65 का स्क्वायर ही 7 बनेगा। तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेटा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 4 6 24, 0.65 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, जो बनने वाला है वो 0.65, ठीक है। तो वैसे तो मतलब 0.66 बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 - 0.66 क्या आ जाएगा बेटा? लगभग ये 0.33 आ जाएगा। इंटू 50 करना है, तो ये क्या बन जाएगा? 33 × 0.5 दैट इज 17.5। तो बस मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो घबराना नहीं होता कि √7 आ गया है, अब क्या करेंगे, है ना। तो बेटा मतलब बस मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ, कोशिश करिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर IIT ने क्वेश्चन दिया है तो कैलकुलेशन ऐसी नहीं हो सकती कि बनेंगी नहीं।
दिमाग लगा के सोच रहा होगा 2.5 का स्क्वायर 6.25, 2.6 का स्क्वायर 5.76, 2.7 का स्क्वायर 7.29। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, मतलब 7.29 और 2.76 लगभग मिड में ही आ रहा है। 2.65 का स्क्वायर लगभग 7 आएगा। और इतने दूर दूर के ऑप्शन है, इतना नजदीक के ऑप्शन नहीं कि आपको ज्यादा है तौबा करने की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सोचना क्या था, P जो एनर्जी अगर वो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे फॉल करेगी तो वन एरिया में P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा पे कितनी आएगी, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। P में से इतनी एनर्जी बाहर आ पाएगी तो 1 में से अपॉन P, 100 में से इंटू 100, दिस इज परसेंटेज ऑफ लाइट कमिंग आउट। आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 आपके सामने है। आइए देखिए 25th क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, उसमें क्या है, वर्टिकल पेंसिल बीम आ रही है रेस की, मतलब ऐसे रेज आ रही है वर्टिकली ऊपर। पूछ रहे हैं बच्चों हमसे कि बताइए कि म्यू मिनिमम कितना हो, टीआईआर होना चाहिए। मैं प्यारे बच्चों आपको ये तो याद दिला ही दूं, हम फ्लूइड में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि कितने एंगल पे चला जाता है जब हम ए एक्सेलरेशन से लेके दौड़ते हैं कंटेनर को, ये चला जाता है tan थीटा इक्वल टू a बाई जी पे। हल्का सा रिवाइज करा ही देता हूं बेटा। यहाँ पे हम आपको वहां पर बताते थे कि फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, और पानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, कंटेनर पूरा साथ में चल रहा है, तो बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। अगर यहां पर एक इंसान को खड़ा कर दे तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो यहां पर अगर एक फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर करो तो डीएमए इधर को आएगा, सूडो फोर्स ए के अपोजिट डायरेक्शन में डीएमजी इधर को आएगा। अब बेटा जो सरफेस के लॉन्ग फोर्स होंगे बेटा वो जीरो होने चाहिए नेट फोर्स। क्यों, क्योंकि बेटा कोई स्टैटिक फ्रिक्शन तो है नहीं। अगर ये ज्यादा हुआ तो पानी इधर जाता चला जाएगा, नहीं जा रहा है अगर वाटर अगर इधर उधर, तो इसका मतलब डीएमए कॉस थीटा और डीएमजी साइन थीटा क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। डीएमए कॉस थीटा और डीएमजी साइन थीटा क्या होने चाहिए, डीएमजी साइन थीटा इधर को आएगा, डीएमए कॉस थीटा इधर को, तो इनको बराबर करेंगे तो निकल के आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, है ना। अगर आपको लग रहा हो कि हमने बराबर किए नहीं, लो कर देते, डीएमए कॉस थीटा इज इक्वल टू डीएम जी साइन थीटा, है ना। इस तरीके से आप बराबर करेंगे, डीएम को काट देंगे, tan थीटा निकल के आ जाएगा a बाई जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। अब बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, tan थीटा आ गया a बाई जी, तो tan थीटा आ जाएगा 7.5, दैट इज a ये है, और g हो गया 10, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 3 और 2.5 इंटू 4, दैट इज थीटा कितना आ गया प्यारे बच्चों, 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री एंगल है। अब अगर ये एंगल 37 है तो बेटा ये 37 है, तो ये 53, फिर ये 37, इसका मतलब ये एंगल 37 है। तो ये जो 37 है दिस शुड बी, अब अगर टीआईआर होना चाहिए, ये टीआईआर हो रहा है कह रहे हैं, तो ये जो 37 ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, तभी तो टीआईआर होगा, है ना। तो यहां से बेटा क्या निकल के आ जाएगा, साइन 37 दैट इज 3/5 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, आप समझ पा रहे हैं ना, डायरेक्टली साइन 37 3/5 और साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, म्यू ग्रेटर देन 5/3। तो यहां से म्यू ग्रेटर देन 5/3 क्या बता रहा है कि म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5/3। बेटा अगर म्यू ग्रेटर देन 5/3 है इसका मतलब म्यू मिनिमम क्या होगा, 5/3। मेरी जेब में 5 या 5 से ज्यादा रुपए रहते तो मिनिमम रुपए कितने होंगे, 5.001, मतलब 0.00001, तो बेटा मतलब वो 5 ही हो जाएगा ना, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। तो बेटा म्यू ग्रेटर देन 5/3 का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, मिनिमम म्यू क्या होगा, 5/3। मिनिमम म्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, 5/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, जगह बना लेते हैं। ये पेरिस्कोप है ना, लड़ाई चल रही है, जैसे मान लो भैया इधर से बमबारी चल रही है, इधर से गोली मार रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पेरिस्कोप में से झांक के देख रहे हैं। यहाँ पे मान लो दीवार है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं दो हमको प्रिज्म लगाने, किस तरीके से लगाएं, 4 ऑप्शन में दे रखे, आप खुद सोचिए कैसे लगने चाहिए। बेटा इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, है ना, और यहां पर कैसा लगाना पड़ेगा, इस तरीके से, ताकि इधर से लाइट आए, यहां से टीआईआर होगा, इधर से लाइट आएगी, फिर यहां से टीआईआर होगा, और लाइट हमारी आंख में आ जाएगी, हमको पता लग जाएगा यहां क्या चल रहा है भाई, है ना। तो प्रिज्म किस शेप के लगाने पड़ेंगे, इस शेप के, है ना, ताकि लाइट का टीआईआर हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, और लाइट हमारी आंख में पहुंच जाए जहां से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा ऐसा ना सोचिए वो गोली मारेगा तो गोली का टीआईआर होगा, गोली तो बेटा तोड़ के निकल जाएगी आगे, ठीक है।
तो आइए देखिए अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 27th क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश है, और कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट जो परपेंडिकुलर है, ये डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल बताना है। अरे बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल बताना है। तो क्रिटिकल एंगल कैसे बताएंगे, म्यू डी साइन आर। बेटा ये आर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर डैश। अब बेटा r प्लस आर डैश 90 क्योंकि टोटल तो 180 है, तो r डैश क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। r डैश क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। अब r की टर्म्स में आंसर देना है, r डैश की टर्म्स में ऊपर ऑप्शन में देख लेते हैं चारों ऑप्शन। अच्छा r और r डैश दोनों की टर्म्स में आंसर दे रखे हैं, तो दोनों की टर्म्स में ऑप्शन है, तो मेरे को दोनों की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। पहले r की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो अगर r डैश को क्या लिखेंगे, r डैश को लिखेंगे 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा निकल के cos r साइन, बेटा r डैश है 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर बन जाएगा cos r। नहीं आया बेटा, r प्लस आर डैश 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि बेटा ये टोटल 180, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम मिला के क्या होगा प्यारे बच्चों 90 ही होगा। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है बच्चों, यहां से निकल के आ रहा है ये आ गया cos r, ये बन जाएगा tan r। tan r आ गया म्यू r बाय म्यू डी, जिसको हम बोलते हैं 1 बाय म्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 बाय म्यू, विच इज साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी आ गया tan r, तो थीटा सी क्या आ गया साइन इनवर्स tan r। आइए चेक करते हैं कि सही, बिल्कुल सही ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन ए। दैट इज मेरे को r डैश की टर्म्स में चेक करने की जरूरत है ही नहीं, वैसे करना भी हो तो r की वैल्यू होगी 90 माइनस आर डैश, तो साइन इनवर्स cot r आ जाती है। बेटा साइन थीटा सी tan r है, तो इसका मतलब थीटा सी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स tan r। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल था। यूज क्या करना था बेटा, साइन थीटा सी होता है 1 बाय म्यू, वेयर म्यू इज म्यू डी बाय म्यू आर, या साइन थीटा सी होता है म्यू आर बाय म्यू डी। ठीक है, बस ये आपको यूज करना था। ये r एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r डैश था, इनमें एंगल 90 था, तो r प्लस आर डैश 90 एक बात यूज करी, फिर म्यू डी साइन r इक्वल टू म्यू आर साइन आर डैश, है ना बेटा। म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, साइन थीटा सी म्यू आर बाय म्यू डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटा कह रहे हैं कंसिडर अ कॉमन मिराज फॉर्म्ड बाय सुपर हीटेड एयर जस्ट अबव अ रोडवे। A truck driver is in a medium of mu equal to 1.0003. Looks forward, he perceives the illusion of a patch of water ahead on the road, where his line of sight makes an angle 1.2 degree below the horizontal. Find the index of refraction of air just above the road. Treat as a problem in TIR. प्यारे बच्चों, वैसे तो एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है ये TIR नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जहां पर 90 डिग्री हो रहा है ना बेटा, कह रहे रोड पे जहां पे है जस्ट मतलब जहां से मतलब रे ऊपर को आने लग गई, बेसिकली वहां पर एंगल बेटा क्या होगा 90 होगा, है ना। तो ये लाइट इस तरीके से आई होगी बेटा। देखो जो म्यू होता है ना बेटा, नीचे रेयरर होता है, ऊपर जाते जाते डेंसर। बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं रहते भी कम है, क्योंकि गर्म हो जाती है रोड बहुत ज्यादा, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, एयर एक्सपैंड कर जाती है, और ऊपर ज्यादा होते हैं तो म्यू की वैल्यू भी ज्यादा होती है। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर होगा 1 इंटू साइन 90। आपको सिंपल लगाना है स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन 90 बराबर ये एंगल क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 1.2 बराबर 1 पॉइंट, अच्छा ये 1 इंटू साइन, अच्छा ये तो म्यू म्यू है, म्यू इंटू साइन 90, यहाँ पर म्यू है जो मेरे को निकालना है जस्ट अबव द रोड, बराबर 1.0003 इंटू कॉस 1 पॉइंट, यहाँ पर साइन 90 माइनस 1.2 आ जाएगा, ये एंगल 90 माइनस 1.2 हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 1.2 जो बन जाएगा कॉस 1.2। अब बेटा म्यू कितना आ जाएगा 1.0003, है ना, इंटू कॉस 1.2। कायदे से इनको क्वेश्चन में कॉस 1.2 की वैल्यू देनी चाहिए थी, है ना। और अगर हमसे भाई मजे लेना चाह रहे हैं तो बेटा कॉस थीटा जो होता है उसका एक्सपेंशन अगर आपको याद हो, कॉस थीटा को लिखते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस थीटा की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। लेकिन थीटा बहुत छोटा है, अगर रेडियन में देखेंगे तो 1.0003, बेटा रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1.2 डिग्री को, बच्चों बताओ जरा। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180। 1 डिग्री क्या होगा, अरे बोलो भैया सो रहे हो क्या, तो 1 डिग्री क्या होगा पाई बाय 180, और 1.2 डिग्री क्या होगा 1.2 पाई बाय 180। ठीक है, तो अगर इसको मैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1.2 पाई बाय 180 का स्क्वायर, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, क्योंकि अगली टर्म्स और छोटी हो जाएंगी तो उनको इग्नोर कर देंगे।
आप कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्या बेटा, पाई स्क्वायर को 10 ले लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1.tetrazoate। यहां से म्यू की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1.tetrazoate। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पर ये जो क्वेश्चन है कह रहे हैं म्यू एक्स है 3/2, म्यू एक्स है 4/3, म्यू वाई है 3/2 और हमसे पूछा गया है इमेज के बारे में, इमेज कैसी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इस केस में रियल होगी, उस केस में वर्चुअल होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूं, मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे हुआ तो रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, एक तो सीधी जाएगी और एक ऐसे जाएगी। अब ये डेंसर मीडियम है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो रे किधर को बेंड करेगी बेटा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो बेटा रे कैसे होगी, डाइवर्जिंग, है ना। हमको क्या लगेगा, जो इमेज आ रही है बेटा वो कहां से आ रही है, वो कुछ पीछे से आ रही है, तो इमेज वर्चुअल हो गई। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हुआ तो ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब अगली कंडीशन ले लेते हैं, ये हटा देते हैं एक बार। अब मान लो यहां पे होता ऑब्जेक्ट तो क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल है। अब बेटा रे जो आ रही है बेटा बाहर जाने वाली थी इधर को, लेकिन अब बेटा रे जा रही है डेंसर मीडियम में तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगी फिर से। एक रे तो सीधी ही जाएगी, जो सीधी निकल जाएगी। फिर हमको क्या लगेगा बेटा, रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। मतलब दोनों केस में आप समझने की कोशिश करिएगा बेटा, मैथमेटिकली करेंगे तो पक्का कर लेंगे, पर मैं कह रहा हूं डायरेक्टली करने की कोशिश करिए बेटा। यहां से रे जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, आपको लगेगा रे यहां से आ रही है। रे यहां से जाएगी, फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, आपको लगेगा रे यहां से आ रही है। बेटा हर केस में आपको इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम शरीफ लोग हैं, तो बेटा लगाइए फिर आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्टिव इमेज रिलेशन क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, है ना। आप ये लगाइए और u की कोई भी वैल्यू के लिए आप देखेंगे v नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज आपको क्या मिल जाएगी, वर्चुअल इमेज। क्या मिल जाएगी, हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज। अगर समझ पाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बेटा आपके पास मैंने आपको बता दिया एक तरीका तो एग्जिस्ट करता ही है जो कि बहुत सिंपल है। μ2 क्या हो जाएगा 3/2, आइए करके दिखा देता हूं, अपॉन वी मेरे को निकालो, मेरे को प्रूव करना है, ये नेगेटिव आएगा, है ना। माइनस μ1 क्या हो गया बेटा 4/3 और इस तरफ है इसलिए माइनस u प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा μ2 माइनस μ1, 3/2 माइनस 4/3 अपॉन r। और r क्या होगा बेटा, इंसिडेंट रेज से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रेज इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है पोल से अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव। अब आप देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये जो आ जाएगा ये नेगेटिव एंड नेगेटिव समथिंग और, तो v क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। v क्या आ गया प्यारे बच्चों, बेटा ये एक नेगेटिव क्वांटिटी पता लग गया है, ये 9 माइनस 8 1/6r माइनस 1/6r माइनस 4/3u, है ना, ये क्वांटिटी आई और ये इधर है 3/2u 3/2v। तो बेटा v फाइनली आपको क्या पता लग गया, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। v नेगेटिव का मतलब हुआ इमेज इस तरफ बनेगी, दैट इज वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर क्या, फिश सेंटर ऑफ द बाउल पे है, फिश जो है बेटा वो सेंटर ऑफ द बाउल पे है, और अगर फिश सेंटर ऑफ द बाउल पे है, आपसे पूछा गया है फिश को ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, जो सरफेस से r डिस्टेंस पे और सेंटर से 2r पे, तो सेंटर से कितनी दूर दिखाई देगा। तो बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, आपको पहले निकालना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बनेगी ये आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेट है कि वो जो रे आएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, आपको कुछ दूर दिखाई दे सकता है। आइए चेक करते हैं। तो बेटा μ2 अब क्या हो गया, इस केस में μ2 क्या हो जाएगा बेटा, जिसमें रे जा रही होती है, इधर पानी है और शायद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ही दिया होगा, जो कि हर क्वेश्चन में होता भी है।
यहाँ पर यस 4/3 गिवन है बेटा। जो फिश बाउल के अंदर वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बेटा। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं बेटा कि जो एक ऑब्जेक्ट है ना वो पोल से बेटा आर पे है, सेंटर से बेटा 2r पे है। सेंटर पे एक मछली है, उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, बेसिकली बच्चे की नाक देखनी है, उसको पता ही नहीं क्यों देखनी है। चलिए उसका शौक है, वो देख रही है बच्चे की नाक। अब प्यारे बच्चों लगाना क्या पड़ेगा बेटा, बेटा कितनी दूर दिखाई देगा उसको अपने आप से ये बताना है। तो बेटा इसकी इमेज पहले तो निकालनी पड़ेगी, कहाँ बनेगी, है ना। अब बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये पक्की बात है कि जो उसको इमेज दिखाई दे सकती है वो पास में नहीं हो सकती 2r से, ऐसा मेरे को पक्का पता है। ऐसा क्यों मेरे को पता है, क्योंकि जब रे आएगी डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ आ सकती है पक्का। तो नॉर्मल की तरफ अगर आएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ अगर आएगी तो दूर जा सकती है इमेज, पर पास नहीं आ सकती बेटा। पास आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 2r से कम वाला ऑप्शन होना नहीं चाहिए, और है भी कोई नहीं। ये तो बड़ी गलत बात है, अपना मतलब टाइम वेस्ट हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा आइए अब करेंगे। तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r लगाएंगे। अगर मान लो 2r से कम वाले 3 ऑप्शन होते और एक ही होता 2r से बड़ा तो मैं टिक कर देता। तो μ2 क्या हो गया, μ2 हो गया जिसमें रे जाती है 4/3, जिसमें रे जा रही है 4/3 अपॉन वी निकालना है। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन पुट नहीं कर सकता। माइनस μ1 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, शाबाश। यू क्या होगा बेटा, माइनस आर, क्योंकि इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 4/3 माइनस 1, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में, इसलिए प्लस आर आएगा। यहां से v आप निकाल लेंगे बहुत इजीली। फिर से बोल दे रहा हूं, μ2 है बेटा 4/3 अपॉन v, ये मेरे को निकालना है, साइन कन्वेंशन नहीं डालेंगे। माइनस μ1 1, u क्या है बेटा माइनस r, क्यों, इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में पड़ा है ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 4/3 माइनस 1 1/3, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में, इसलिए प्लस आर। यहां से बेटा एक ही चीज है जो निकालनी है, v, है ना, जो मैंने निकाल के दिखा रखी है, आप देख लीजिए। -2r आ गई है, मतलब जो इमेज बनी है वो 2r पे यहां से बनी है, तो इसको कितनी दूर दिखाई देगा, 3r। तो मछली को इमेज कितनी दूर दिखाई देगी बेटा, 3r पे। कहां पे दिखाई देगी, 3r पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बेटा इसमें क्या है कि ना यहां पर एक बीम आ रही है जिसका डायमीटर d है, और ये कहीं जाके कन्वर्ज होगी, है ना, कह रहे हैं डायमीटर जब वो यहां पे पहुंचेगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप निकाल लीजिए इमेज कहां पे बनेगी, क्या यूज करके, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r यूज करके आप इमेज निकाल लेंगे। u इंफिनिटी है, क्यों, क्योंकि पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम का मतलब ही ये होता है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, μ2 हो गया 3/2, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है अपॉन v, और ये हो गया 0, क्योंकि u इंफिनिटी है, 1/∞ 0 होता है। μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1 अपॉन r, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। तो हाफ कटेगा यहां से, यहां पे 3 बचेगा, तो v क्या निकल के आ जाएगा, 3r। तो 3r पे जाके ये कन्वर्ज होने वाली है। मैं यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। अगर मान लो डायमीटर d है, ये 3r पे जाके 0 होने वाला है, तो r नीचे जाके कितना हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं यहां से 2r पे कितना होगा। बेटा 3r पे d है, ध्यान से देखिए, 3r पे d है, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है ये। 3r पे d है, तो 2r पे क्या हुआ बेटा, 3r पे अगर डायमीटर d है, यहां से 3r पे d है, 3r पे d है, तो r पे d/3 होगा, है ना। तो 2r पे बेटा 2d/3, बेटा डायमीटर क्या हो जाएगा, बेस पे, यहां पे डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा 2d/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। ये एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है 32 से 34। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है उसको x पे रखा है, इमेज बन रही है स्फीयर में यहाँ पे, और कह रहे हैं म्यू बताओ अगर x 2r है, मतलब 2r की इमेज 2r पे बन जाए, मतलब यहाँ से 2r पे बन जाए, तो उसके लिए x कितना होगा। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/2r। म्यू अननोन है, ये वाला तो म्यू नोन है, तो μ2 अननोन है, म्यू1 नोन है, u नोन है, v नोन है, एक ही तो अननोन रह गया बेटा μ2, उसको निकाल लेंगे। आइए करते हैं। तो बेटा μ2 μ/v कितना हो गया बेटा 2r, ठीक है, माइनस μ1 1/u, u क्या हो जाएगा बेटा -2r, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 म्यू माइनस 1 बाय μ2 माइनस μ1/r, और r क्या आएगा बेटा, इस तरफ को आएगा प्लस r। तो यहां से बेटा क्या बन जाएगा, यहां से बन के आएगा, r को तो काट दे, तो μ/2 प्लस हाफ इज इक्वल टू
मतलब म्यू प्लस 1/2 कह सकता था डायरेक्टली, इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा, म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 2, यहां से आ जाएगा म्यू इक्वल टू 3। तो पहले पार्ट का आंसर बेटा क्या निकल के आ गया, म्यू इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला पार्ट है बेटा, अगर x इनफाइनाइट हो, बेटा अगर x इनफाइनाइट होगा, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज 2r पे बन जाए, इसके लिए म्यू क्या होगा, आइए 33 वाले को देख लेते हैं। 33 वाला म्यू 2 बाय वी, म्यू 2 क्या हो गया बेटा, निकालना है म्यू, और v हो गया 2r, आई एम सॉरी, v हो गया 2r माइनस म्यू 1 1, और ऑब्जेक्ट कह रहे हैं अब इन्फिनिटी पे, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे ले ली। 33 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं x इज इनफाइनाइट, है ना, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय r, म्यू माइनस 1 बाय r, ये तो जीरो हो जाएगा, r कट जाएगा, r कट जाएगा बेटा, ओ सॉरी r कटेगा ना, ये तो 2 तो नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, तो बेटा म्यू इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2, तो म्यू क्या आ जाएगा बेटा, यहां से निकल के 2, म्यू क्या निकल के आ गया 2। अब बेटा 34th क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन में कह रहे हैं, 34th क्वेश्चन इनसे हटके, 34th क्वेश्चन इनसे हटके है, आइए वो देखते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या कह रहे थे, वही जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, स्फीयर है, लेकिन कह रहे हैं आर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और आर डिस्टेंस पे रियल इमेज बन रही है। कह रहे हैं स्फीयर के इस तरफ आर पे एक ऑब्जेक्ट है और उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज चाहिए। बच्चों मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, म्यू बताना है, यहां पर भी क्वेश्चन वही है, म्यू इज अननोन। मैं बस आपको ये कह सकता हूं कि बेटा जैसे मान लो ये एक नॉर्मल है, ठीक है, मान लो रे यहां से आती, अब मान लो नीचे को दब जाती, तो ये भी नॉर्मल है, जितना ये एंगल होगा उतना ही है, क्योंकि ये भी आर और ये भी आर, तो जितने एंगल पे अंदर आई थी उतने ही पे ही बाहर जाएगी, तो जल्दी इमेज बन जाती, पहले बन जाती। अब सोचो अगर मान लो रे डाइवर्ज कर जाए तो उतने डिस्टेंस पे नहीं बन पाएगी। आप शायद समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगली स्टेटमेंट, ये नॉर्मल है, सपोज करो कि नॉर्मल की तरफ तो है लेकिन उतरा ना है, ऊपर चली जाए, तो बेटा अब ये जितना एंगल हो उतना ही एंगल ये होगा, तो जितने आई पे आई थी आर पे अंदर आई, आर पे आएगी तो आई पे बाहर जाएगी, तो वही अगर एंगल बनेगा तो अब दूर बनेगी इमेज। तो बेटा उतने ही डिस्टेंस पे कब बनेगी, जब उतनी ही हाइट पे स्ट्राइक करे, जब बेटा उतनी ही हाइट पे स्ट्राइक करेगी। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, उतनी ही हाइट पे स्ट्राइक करेगी तो उतने ही एंगल पे निकलेगी, उसी जगह पे इमेज बन जाएगी जहां पहले बनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब बेटा करना क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आर पे है और इमेज जो है बेटा रेस पैरेलल हो जाए, दैट इज इमेज इज एट इंफिनिटी। म्यू 2 बाय वी, बेटा म्यू 2 बाय वी, म्यू 2 हो गया मेरे को जो निकालना है, बाय वी, वी क्या हो गया इन्फिनिटी, माइनस म्यू 1 हो गया 1 जहां से रेज आ रही हैं, यू हो गया माइनस आर पे, बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, म्यू माइनस 1 और आर पॉजिटिव है ना, यहां से क्या बन जाएगा, आर आर को काटेंगे तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, म्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। और वैसे इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी, है ना, जो कि वैसे आपको याद रहे तो बड़ी अच्छी बात होती है बेटा। म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। अगर ये आपको याद रहे तो क्वेश्चन में आप समय बचा सकते हैं। ऑब्जेक्ट फोकस मींस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी, यू निकालना है जिसके लिए v इनफाइनाइट है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो माइनस म्यू 1 बाय f1 इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय r, तो f1 क्या हो जाएगा बेटा माइनस म्यू 1 बाय k। और दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसमें सेकंड प्रिंसिपल फोकस बेटा उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, v इक्वल टू f2। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो उसके लिए जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी करेंगे म्यू 2 बाय f2, बेटा ये इंफिनिटी तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय r, सॉरी, तो यहां से f2 क्या आ जाएगा म्यू 2 बाय k। तो f1 में माइनस म्यू 1 बाय k, f2 में म्यू 2 बाय k। f2 है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। जैसे जो आपका 33rd वाला क्वेश्चन था जिसमें कह रहे थे ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे और इमेज बन रही है 2r पे, तो वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है म्यू 2 बाय k, और k क्या है म्यू माइनस 1 बाय r, खत्म, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय r है। ये क्या है बेटा 2r, बस यहां से आपको कह रहे थे निकालिए म्यू कितना है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो कई बार आप देखेंगे आपका समय बच जाएगा। तो f1 होता है माइनस म्यू 1 बाय k, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी, and position of
और बेटा F2 क्या होता है? F2 ये चीज है, F2 है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए बच्चे देखते हैं, थिक मिरर की प्रॉब्लम है। मैं फिर से इसको एलईडी पे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। बेटा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बताना है। बेटा ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, ये एक थिक स्लैब है जिसकी थिकनेस T है, जिसके पीछे सिल्वरिंग कर रखी है, ठीक है। अब बेटा जो रे आएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, जो रे आएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, इमेज दूर बनेगी, दूर तो म्यू एच, पास तो h बाई म्यू, दूर तो म्यू एच, पास तो h बाई म्यू। तो बेटा ये बन गई म्यू एच पे। अब ये जो इमेज बनी ये बेटा इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। म्यू एच ये हो गया, ये t है, तो ये चीज हो गई म्यू एच प्लस टी। अब ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, तो म्यू एच प्लस टी पे ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कहां बन जाएगी प्यारे बच्चों? म्यू एच प्लस टी। इधर प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर अपोजिट साइड में इमेज होती है, तो ये म्यू एच प्लस टी पे बन गई इमेज। अब ये जो इमेज बनी है सेकंड इमेज, ये प्लेन रिफ्रैक्टरी सरफेस के लिए फिर कैसे एक्ट करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। तो म्यू एच प्लस टी कितना हो गया? म्यू एच प्लस 2t। अब म्यू एच प्लस 2t पे ऑब्जेक्ट है, म्यू एच प्लस 2t पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी बेटा? अब रे जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रही है, पास में बनेगी तो अपॉन म्यू, म्यू एच प्लस 2t अपॉन म्यू क्या हो जाएगा? h प्लस 2t बाई म्यू। तो फाइनल इमेज बेटा कहां पे बन गई? h प्लस 2t बाई म्यू में, और ऑब्जेक्ट कहां है? h पे, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या आ जाएगा? 2h प्लस 2t बाई म्यू। आई होप समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं। पहली इमेज h पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट h पे है, रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, इमेज दूर बनेगी, दूर तो म्यू एच, ये म्यू एच, ये t, साथ में बोलेंगे ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? म्यू एच प्लस टी। कितना हो गया? म्यू एच प्लस टी, है ना। ये म्यू एच प्लस टी पे ऑब्जेक्ट अब हो गया, क्योंकि जो पहली इमेज है वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, अब इमेज बन जाएगी म्यू एच प्लस टी पे पीछे। अब ये जो इमेज बनी है ये प्लेन रिफ्रैक्टरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, जिसका डिस्टेंस हो गया म्यू एच प्लस टी म्यू एच प्लस 2t। तो फाइनल इमेज कहां बन जाएगी? म्यू एच प्लस 2t बाई म्यू, दैट इज h प्लस 2t बाई म्यू पे फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट इज एट h, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? 2h प्लस 2t बाई म्यू, 2h plus 2t by mu. Distance between object and image in case of thick mirror is 2h plus 2t by mu. What is the distance between object and image in case of thick mirror? 2h plus 2t by mu.